अस्सलाम वालेकुम क्लास विल स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट ऑफ। हम देख रहे थे कि माइक्रो प्रोसेसर्स की जो क्लासिफिकेशन है उसका एक और जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वो है सिस्क और रिस्क, यानी कि कौन सा आर्किटेक्चर सिस्क है और कौन सा आर्किटेक्चर रिस्क है। इनिशियली जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, आपको इनिशियल जो प्रोसेसर्स आएंगे नज़र वो आपको सिस्क की रेंज में आएंगे नज़र। आप देखें जो इवन ये जो हमने माइक्रो प्रोसेसर्स का की आर्किटेक्चर का कंपैरिजन देखा था, जो शुरू के जो इनिशियल आर्किटेक्चर्स मार्केट में आए थे वो आपको सिस्क ही नज़र आएंगे सारे के सारे। बाद में जाके एक नया ट्रेंड आया मार्केट में जिसको आजकल बहुत अम, उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है, वो रिस्क आर्किटेक्चर है। तो इन दोनों में हम थोड़ा सा फर्क देखते हैं क्या है। अ complex instruction set CISC is a computer architecture in which single instructions can execute several low-level operations such as load from memory and arithmetic operation and memory store are or are capable of multi-step operations or addressing modes within single instructions। तो एक इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अंदर जो है वो एक साथ बहुत सारे काम हो जाएंगे। इन्हीं के मेन मेमोरी से डाटा को लोड करना, अरिथमेटिक ऑपरेशन करना और मेमोरी में जाके दोबारा स्टोर करना। और तो इस किस्म के सारे काम एक इंस्ट्रक्शन के जरिए से आप कर लेंगे। जैसे हमने, अगर आपको याद हुआ, 8051 और 18F2 में भी देखा था। आपको जो 8051 था, जो जो आपने पहले हमने कंट्रोलर पढ़ा था, माइक्रो कंट्रोलर, वो सिस्क बेस्ड था। तो उसके अंदर आपको याद हो, उसके अंदर मल की मल्टीप्लाई की कमांड मौजूद थी। वो तो वो एक कॉम्प्लेक्स कमांड है जो कि एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद थी। इसी तरह अगर आप देखें कि उसके अंदर आपके पास ऐसे, अगर आप उसके इंस्ट्रक्शन सेट को देखें तो उसके अंदर 8051 के अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी जो कि मेमोरी से डाटा को लोड करती हैं और उसको ऐड करके वापस मेमोरी में या वो उसको रजिस्टर में राइट करती हैं। तो आपको ऐसी आप 18F452 में आपको ऐसी कमांड नहीं आएंगी नज़र। उसमें मेमोरी को लोड करने की कमांड्स अलग होती हैं और ऑपरेशन करने की, अर्थमेटिक ऑपरेशन की कमांड्स अलग होती हैं। तो सिक्स में क्या होता है कि बड़ी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जो कि वेरिड साइज, आपको छोटी इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगी और बड़ी इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगी। द टर्म वॉज, अच्छा ये अच्छा ये अब रिस्क के जो, अब रिस्क जो है ना, यानी कि लेट मी जस्ट रीड थ्रू। द टर्म वॉज retroactively coined in contrast to risk reduced instruction set computer and is therefore become something of an umbrella term for everything that is not risk, where the typical differentiating characteristic is that most risk designs use uniform instruction length for almost all instructions and employ strictly separate load and store instructions। तो रिस्क की जो मेन आपको समझे आइडेंटिफाइबल फीचर रिस्क का क्या होता है इन कंट्रास्ट टू सिस्क, इसके उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस की लेंथ ऑलमोस्ट बराबर होती है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो कि मल्टीप्लाई की या लोड की जो जो मेमोरी वाली इंस्ट्रक्शंस हैं 8051 में, वो ज़्यादा साइकिल लेती थी, टाइम ज़्यादा लेती थी। और वो इंस्ट्रक्शन की लेंथ भी मुख्तलिफ होती थी, यानी कि कुछ छोटी इंस्ट्रक्शन है और कुछ लंबी इंस्ट्रक्शन है जो कि अगर आपको याद हो कुछ 2 बाइट ले रही है, कोई 1 बाइट ले रही है। तो रिस्क की एक जो परमानेंट फीचर ये होता है कि उसकी इंस्ट्रक्शंस की लेंथ सिमिलर होती है और और उसमें और दूसरे है कि उसके लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शंस अलग होती हैं। ऐसे इंस्ट्रक्शन आपको रिस्क आर्किटेक्चर में कोई नहीं मिलेगी जो कि लोड भी करे और उसी इंस्ट्रक्शन में ऐड भी करके उसको सेव करे। उसकी लोड इंस्ट्रक्शंस अलग होंगी और ऐड करने की इंस्ट्रक्शन अलग होगी। राइट। सो examples of sys architecture include complex mainframe computers or two simplistic microcontrollers where memory, load and store operations are not separate from arithmetic instructions। यानी कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही आप मेमोरी से लोड भी कर रहे होंगे और स्टोर भी कर रहे होंगे, तो ये होती हैं सिस्क। ठीक है। सेपरेट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स हैव बीन रेट्रोएक्टिवली लेबल्ड एज सिस्क, यानी कि उसके अलावा, यानी कि जो रिस्क नहीं होंगी उन सबको हमने सिस्क के अंदर डाल दिया। ठीक है। जो रिस्क नहीं होंगी उन सबको हमने क्लासीफाई कर दिया है सिस्क। ठीक है। हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम डिजाइंस हैव बीन रिगार्डेड एज बॉर्डर लाइन केसेस ऑफ बाय सम ब्राइट, यानी कुछ ऐसे डिजाइन भी हैं जो कि कुछ उनके अंदर सिस्क वाली प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ रिस्क वाली होती हैं। वो एग्जैक्टली क्या होती हैं विच विल सी। फॉर इंस्टेंस द माइक्रोचिप पिक जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं हैज बीन लेबल्ड एज रिस्क इन सम सर्कल्स एंड सिस्क इन अदर्स। ठीक है। कुछ उसके फीचर्स हैं क्योंकि उसकी मेजॉरिटी इंस्ट्रक्शन सिंगल साइकिल है, लेकिन सारी की सारी नहीं है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक साइकिल से ज़्यादा लेती हैं, तो वो सिस्क की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके जो बहुत सारे मेजर फीचर्स हैं वो दे आर वेरी क्लोज टू रिस्क। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट, तो इन्होंने यहाँ पर बताया है। अच्छा, सिक्स 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 की उन्होंने एग्जांपल दी हैं यहाँ पर। सिक्स ये आपके इंटेल के आर्किटेक्चर, मोटोरोला के आर्किटेक्चर, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपना माइक्रो कंट्रोलर भी यहाँ पर आएगा नज़र जो कि सिस्क में क्लासीफाई हुए हैं। रिस्क को हमने देखा है कि रिस्क के अंदर क्या होती हैं कि इट इज़ कंप्यूटर डिज़ाइन टू सिंप्लीफाई द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि
हर इंस्ट्रक्शन सिंपल होती है, छोटी होती है, और वो छोटी इंस्ट्रक्शंस मिलकर एक कोई बड़ा टास्क रियलाइज करती हैं यानी बनाती हैं. Unlike instructions given to a complex instruction set, computer CISC with a RISC computer or task might require more instructions. जैसा हमने देखा था इवन 18F4552 में आपको इन मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो मल्टीपल स्टेप्स चाहिए होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन में नहीं होता. छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस को मिलके जो है बड़ा टास्क एग्जीक्यूट किया जाता है. Because the individual instructions are written in simpler code and implementing an instruction pipeline may be simpler. ये instruction pipeline क्या होती है इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे अभी. तो the key operational concept of the RISC computer is that each instruction performs only one function. यानी कि एक इंस्ट्रक्शन का करेगा द RISC कंप्यूटर, यानी कि एक काम करेगा, यानी एक फंक्शन होगा कि ऐड करके मेमोरी से डाटा लेकर रजिस्टर में डालो, अगला होगा कि उसको ऐड करो, अगला होगा कि उसको शिफ्ट करो. तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर एक बड़ा काम किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करना. ठीक है. और क्योंकि मेमोरी लोड स्टोर की इंस्ट्रक्शंस बहुत कम, मतलब कि मेमोरी में जो डाटा आपके पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी जो कि मेमोरी से डाटा को उठा के उसको ऐड कर दे. तो आपको जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो सारी की सारी आपने रजिस्टर्स के ज़रिए से करनी होगी, यानी कि सारा का सारा डाटा आप मेमोरी से लोड करके लोकल जनरल पर्पस रजिस्टर्स में डालेंगे. तो इसलिए नॉर्मली रिस्क के जो प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. ये इनका एक आर्टिकल है बड़ा अच्छा, ये अगर इफ़ यू कैन रीड थ्रू दिस आर्टिकल तो विल बी गुड फॉर यू. रिस्क वर्सेस सिस्क कि आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे. ये एक कंपैरिजन ग्राफ मुझे यहाँ पर मिला था जो कि मैं आपको टेबल मिला था जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा. तो ओरिजिनल माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो स्टार्ट हुआ था माइक्रो प्रोसेसर वो सिस्क बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर ही स्टार्ट हुए थे. बाद में 1980s में जाकर जो है वो रिस्क आर्किटेक्चर जो है वो मंजर आम पर आया और उसके ऊपर लोगों ने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया. तो इसमें एक इंस्ट्रक्शन सिक्स में क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन जो है वो मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स ले सकती है, और इसके अंदर जो है टारगेटेड ये होता है कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ एक साइकिल ही ले. और सिक्स में क्या होता है कि आपका जो डिज़ाइन होता है वो हार्डवेयर सेंट्रिक डिज़ाइन का क्या मतलब है कि आप इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आपका हार्डवेयर जो सिक्स का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो आर्किटेक्चर होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है. यानी कि आपका हार्डवेयर ही आपने अगर मल्टीप्लाई करना है मिसाल के तौर पर, तो आपके अंदर तमाम वो इंस्ट्रक्शन को उठाना उसको मल्टीप्लाई करना वो तमाम के तमाम काम हार्डवेयर के अंदर ही हो रहा होगा. अब वही काम आपने लेट से मल्टीप्लाई करने का काम आपने रिस्क के अंदर करना है. तो आपने कंपाइलर के अंदर आपने कोड लिखा, जैसे आप माइक्रोचिप के लिए यानी कि 18F452 के लिए कोड लिखते हैं कि 2 × 3 या मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं. तो अब आपके अंदर जो 18F452 की चिप है उसके अंदर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन नहीं है. तो मल्टीप्लाई कैसे करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने मल्टीप्लाई करना है. तो जो आपका कंपाइलर है जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कंपाइलर उसको छोटी इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड करके फिर हार्डवेयर को फीड करेगा, यानी कि इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा हो जाएंगी. तो ये सॉफ्टवेयर सेंट्रिक, यानी कि ये सॉफ्टवेयर ये सारा काम कर रहा होगा, यानी कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है तो उनको कितनी उसकी छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस बनेंगी और बारी बारी उन इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि इतने सारे इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करना बड़ी इंस्ट्रक्शन से, वो काम सॉफ्टवेयर का होता है. तो सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जो आपका कंपाइलर होगा, ठीक है, जो माइक्रोचिप का कंपाइलर है मिसाल के तौर पर, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा कंपेयर टू दैट ऑफ 6 यानी कि 8051 का जो कंपाइलर होगा. लेकिन हार्डवेयर जो है वो सिस्क का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि वो सारा काम हार्डवेयर के जो कॉम्प्लेक्सिटी आपने सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर कर दी वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी हार्डवेयर में यहाँ पर की जाएगी. तो सिस्क द आइज़र डज एज मच एज पॉसिबल यूजिंग हार्डवेयर सर्किटरी. ठीक है. तो हार्डवेयर जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन आती है उसको हार्डवेयर सेक्रेटरी जो है वो ज़्यादा हैंडल कर रही होती है. हाई लेवल कंपाइलर्स टेक ऑन मोस्ट ऑफ द बर्डन ऑफ कोडिंग मैनी सॉफ्टवेयर स्टेप्स फ्रॉम द प्रोग्रामर. तो ये स्टेप्स को लेकर और ये सारा कंपाइलर ये काम करता है कि उसको जो है छोटी इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड करके प्रोसेसर को के अंदर राइट करता है. 6 में क्या होता है, मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रैम देन रिस्क. यानी क्योंकि सिस्क प्रोसेसर जैसे 8051 है उसके अंदर जो आपको इंस्ट्रक्शंस ऐसी मिल जाएंगी जो कि डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर रही होती हैं. ठीक है. तो मेमोरी तो आपको बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन रिस्क में क्या होता है, क्योंकि आपकी मेमोरी की जो कमांड है जैसे लोड स्टोर वो सिर्फ स्पेसिफिक होती हैं, इसलिए आपको तमाम डाटा जो है वो मेमोरी से पहले रैम में लोड करना पड़ता है और उसके बाद आप प्रोसेसिंग करते हैं और फिर बाद में जाकर उनको सेव करते हैं. तो आपको उसमें नंबर ऑफ रजिस्टर ज़्यादा चाहिए होते हैं और उनकी मैनेजमेंट भी आपको ऐसी करनी होगी कि आपके पास वो ख़त्म ना हो जाए. ठीक है. नंबर ऑफ आपके पास वो ऐसा ना हो जाए कि आपको डाटा स्टोर करना है और आपके पास रैम आपके पास रजिस्टर्स में जगह नहीं है. कंप्लेक्स एंड वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस
ठीक है। इसमें आपको छोटी इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएंगी जो कि छोटी हों, और बड़ी भी मिल जाएंगी जो कि बड़ा टास्क करेंगी। तो उसकी इनकी इंस्ट्रक्शंस की लेंथ वेरिएबल होती है। तो इसका मतलब है आपका जो डिकोड स्टेज है आपके पास, अगर आपको याद हो, आपके पास पहले पहले इंस्ट्रक्शन फेच होती है, फिर डिकोड होती है, फिर एग्जीक्यूट होती है। तो आपके पास सिस्क में क्या होगा कि आपकी जो डिकोडिंग की जो पार्ट है वो आपका, उसका टाइम जो है वो अनरिलायबल होगा, आपका फिक्स नहीं होगा। यू कैन नॉट से कि ये इतनी देर में डिकोड हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा सा पाइपलाइनिंग में इश्यूज आते हैं। इसको जो ऑप्टिमाइज करने में पाइपलाइनिंग क्या होती है इंशाल्लाह हम देखेंगे। सिंपल स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शंस, राइट। सो और उससे ही यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सिस्क के अंदर may support microcode, microprogram where instructions are treated like small programs. Microcode क्या होता है? Let me just show you. यहाँ पर मैंने एक सर्च में आपके लिए खोल के रखा हुआ है. Intel microcode is microcode that runs inside 8086 processor made by Intel in the P6 and later micro architectures. 8086 instructions, x86 instructions are internally converted to simpler RISC-style micro operations that are specific to particular processor at stepping level. तो एक अंदर आर्किटेक्चर, एक अंदर हार्डवेयर मौजूद होगी जो कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को जो है वो छोटी इंस्ट्रक्शंस के अंदर कन्वर्ट करेगी। तो ये सिस्क के अंदर यानी कि हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ही इशारा करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, स्मॉल नंबर ऑफ फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस क्योंकि बहुत सारे काम कर रही होती हैं तो उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस नॉर्मली ज़्यादा होती हैं। हमने देखा था इवन 8051 में और 89452 के अंदर इंस्ट्रक्शंस के नंबर में बहुत फ़र्क है। 8051 की मेरे ख्याल से 100 के करीब इंस्ट्रक्शंस हैं और 16F की मेरे ख्याल से 35 हैं और उसकी और तो बहरहाल तो उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी इसमें कम होती हैं। कंपाउंड एड्रेसिंग मोड्स, लिमिटेड एड्रेसिंग मोड। सो इसमें रिस्क का जो मेन पर्पज़ है यही कि आपके मेमोरी एड्रेस और जो एग्जीक्यूशन है वो और जो नॉर्मल आपकी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिक्स ना हो। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड 6 के अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर मेमोरी फैच और मेमोरी राइट की और अरिथमेटिक ऑपरेशन साथ शामिल हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि इससे आपकी सेहत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके आर्किटेक्चर रिस्क है या सिस्क। मैं इसके ऊपर मैं काफ़ी आपकी इस लेक्चर प्रिपेयर करने के हवाले से मैं काफ़ी देखता रहा कि आप लोगों को मैं कौन सा, क्योंकि इसके अंदर अभी तक जो है वो काफ़ी कंपनीज की आपस में ये भी जंग चल रही है और अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि कौन सा आर्किटेक्चर रिस्क है, कौन सा सिस्क है। कुछ के अंदर बहुत सारे ओवरलैपिंग फीचर्स होते हैं, यानी कि कुछ आप लोगों ने रिस्क बनाने की कोशिश की है, लेकिन जैसा 18F452 जो हम इस्तेमाल करते आए हैं वो इट इज़ सपोज टू बी अ रिस्क आर्किटेक्चर, लेकिन कुछ इसमें ऐसी भी चीज़ें जो कि सिस्क के जो स्पेसिफिकेशन उनके साथ मैच करती है। तो अब इसमें हम इस झगड़े के को कैसे अपने एज अ डेवलपर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो वो मैं सलाह तलाश कर रहा था। मुझे एक माइक्रोचिप के एक फोरम के ऊपर बड़ा अच्छा जवाब मिल गया। एक कोई एक्सपर्ट यहाँ पर है, वो ये कहते हैं, इसका जवाब हम यहाँ पढ़ लेते हैं। एज एन IC डिज़ाइनर और अ प्रोसेसर आर्किटेक्ट, द रिस्क वर्सेस सिस्क डिस्टिंक्शन इज़ प्रोबेबली वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर आप IC डिज़ाइन कर रहे हैं, आप प्रोसेसर आर्किटेक्ट हैं, तब आपके लिए ये डिस्कशन, यानी कि सिस्क आपके पास ये सिस्क है या रिस्क है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट एज अ सर्किट डिज़ाइनर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर आई डोंट थिंक इट मैटर्स व्हाट यू कॉल द थिंग। कहते हैं हमारा काम तो यही है कि हम डिज़ाइनर हैं या एप्लीकेशन प्रोग्रामर हैं, हम तो इनको इस्तेमाल करके कोई एक काम करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए ये डिस्टिंक्शन इतनी मैटर नहीं करती। अ प्रोसेसर इज़ व्हाट इट इज़, इट हैज़ सो मैनी नेटिव इंस्ट्रक्शंस, यानी कि उसने बताया हुआ कि मेरी इतनी इंस्ट्रक्शंस हैं विच में बी लार्ज number with only minor distinctions among some of them, or could be small number from which many practical algorithms can be created। तो वो इंस्ट्रक्शन सेट उसने डिफाइन कर दिया। आपके पास एक प्रोसेसर आ गया जिसके अंदर या ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं या कम हैं जिनको आपने इस्तेमाल करके एक बड़ा काम करना है। लाइकवाइज ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स सो मेनी क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट। ये भी आपको पता है कि भाई आपका कौन सा आर्किटेक्चर 8051 इस्तेमाल कर रहे हैं, 18F452 इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शन कितना टाइम लेता है, विच माइट वेरी वाइडली फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट। तो ये वो चीज़ें बताने जिसके बारे में आपके लिए मालूमात होना आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि आपकी इंस्ट्रक्शंस कितनी हैं, वो कितना टाइम ले रही हैं। कोई आपने बड़ा काम करना है तो वो छोटी इंस्ट्रक्शंस को मिला के आप कैसे करेंगे फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू अनदर, और कुड बी द सेम फॉर ऑल इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो कितना साइकिल ले रही है। लाइकवाइज ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स सो मेनी साइकिल्स। वो फ़र्क है कि मुख्तलिफ है। इन आइदर केस यू वर्क विद द टूल्स यू हैव रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे आर कॉल्ड। ठीक है, तो ये इसकी मेन पंच लाइन ये है कि आपको बेसिकली जो भी आप आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं वो रिस्क है कि सिस्क है, वो आपका इतना मसला नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहा है। आपने ऐसी IC चूज़ करनी है जिसकी स्पीड, जिसकी थ्रूपुट, उसकी जो उसकी कैपेबिलिटी है, पेरिफेरल्स हैं,
वो आपके इस्तेमाल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो आपका काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो फिर आपने उनको समझना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कितना क्लॉक साइकिल, कितना टाइम, कौन सी इंस्ट्रक्शन। ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सकती है कंपेयर टू दिस के मैं इस झगड़े में पढ़ूँ कि ये रिस्क है, ये सिस्क है। हमारी ज़रूरत पड़ सकती है इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग आईसीज और इफ़ यू क्रिएटिंग आर्किटेक्ट्स। जब उस लेवल पे जाएंगे तो इंशाल्लाह यू कैन ऑलवेज लुक इट अप। ओके, सो अब हम ऐसे करेंगे कि अभी मैं फ़िलहाल आपको ब्रीफली इस आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले इंट्रोड्यूस करा दूंगा कि ये आर्किटेक्चर हैं कौन से फेमस जो हमने देखे थे आर्किटेक्चर के, जो हमने टाइप्स बहुत सारे देखे थे, कम्प्लेक्स सॉरी ये जो हमने सारे टाइप्स देखे थे यहाँ पर, आई थिंक ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, कौन से आर्किटेक्चर्स आजकल मार्केट में हॉट हैं, उसमें से मैंने चंद जो मुझे मेरे ख्याल से मेरे इल्म में, मेरी अपनी लिमिटेड इल्म के अंदर जो मशहूर और अच्छे आर्किटेक्चर्स हैं जो कि जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उसमें से आप किसी एक पे भी, जिस तरह इनमें से 8086 है, आर्म है, और मिप्स है, और रिस्क 5 है, ये इनमें से अगर आप कोई भी आर्किटेक्चर पकड़ते हैं, इसके अलावा और भी हैं, तो वो आप अगर इसमें से किसी में भी आप एक्सेलेंस करते हैं तो इंशाल्लाह आप आगे अपने करियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आपके जो सबसे मशहूर और जो स्टार्ट हुआ था आर्किटेक्चर वो 8086 था। x86 फैमिली ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इनिशियली डेवलप्ड बाय इंटेल, और हमें मालूम है जो हम पहले देख चुके हैं, इसका 86 आर्किटेक्चर जो 404 था वो भी 4004 वो भी इसी आर्किटेक्चर के ऊपर था। फिर इसके जो फेमस जो सबसे मशहूर आया था वो 8086, जो कि अभी तक आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ाया जाता है। As of 2021, most desktop computers, laptops, and game consoles, with the exception of Nintendo Switch, sold are based on 8086 architecture. इन तमाम डेस्कटॉप, लैपटॉप्स और बहुत सारे 8086 आर्किटेक्चर के ऊपर हैं। While mobile categories such as smartphones और tablets are dominated by ARM, यानी कि इनके अंदर जो प्रोसेसर होते हैं आप स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के अंदर वो ARM के होते हैं। At the high end, 8086 continues to dominate compute intensive workstations and cloud computing systems. While the fastest supercomputers is ARM based and top 4 are no longer 8086 based. तो इनिशियली ऐसे ही था, 8086 से सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ARM जो है वो आगे निकल रहा है। तो मैं अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रिकमेंडेशन लें कि इनमें से किसके ऊपर आप एक्सपर्टीज हासिल करें, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ARM के ऊपर जाएं। मैंने जो अभी जो मैंने कंपैरिजन किया है मेरे इल्म में, ARM इस मार्केट में बहुत हॉट है, लेकिन अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं और अपने आगे करियर और इन टर्म्स ऑफ आपका एकेडमिया की तरफ आपका ज़्यादा रुझान है, तो रिस्क 5 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी तक मार्केट शेयर जो है वो मेरे इल्म में अभी तक 86 आर्किटेक्चर का ही ज़्यादा है। ओके, आर्म माइक्रो कंट्रोलर, आर्म आर्किटेक्चर जो है, आर्म जो है वो अपनी खुद कंट्रोलर खुद नहीं बनाता, ये सिर्फ आर्किटेक्चर सेल करता है, यानी कि इसको कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग फैबलेस, यानी फैबलेस डिज़ाइन करता है, यानी कि फैब्रिकेट नहीं करता। आर्म जो है वो सिर्फ आर्किटेक्चर है। आर्म, लेट्स रीड थ्रू, मेरे ख्याल से यहाँ मेंशन होगा। आर्म स्टार्टेड लोकेस आर्म प्रीवियसली एक्रोनिम एडवांस्ड रिस्क मशीन्स या Acorn इस कंपनी का नाम था जिसने ये बनाया था। रिस्क मशीन इज अ फैमिली ऑफ रिस्क आर्किटेक्चर फॉर कंप्यूटर प्रोसेसर्स configured for various environments. ARM develops architecture and licenses it to other companies. यानी कि सिर्फ आर्किटेक्चर बनाता है और उसका लाइसेंस देता है, ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। Who design their own products that implement one of those architectures, including system on chips and system on modules. तो ये system on chips क्या होता है ये हम देखते हैं इंशाल्लाह। और okay, it also designs cores that implement this instruction set and licenses these designs to a number of companies that incorporate those cores designs into their own products. तो ये सिर्फ अपने इंस्ट्रक्शन सेट और आर्किटेक्चर बनाता है और डिफरेंट कंपनीज को देता है, जो कि इसको अपने उनके लाइसेंस के तहत यानी उनको पैसे देते हैं आर्म कंपनी को, और अपनी वो डिज़ाइन बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये देख लेते हैं। ड्यू टू देयर लो कॉस्ट, minimal power consumption and low heat generation than their competitors, ARM processors are desirable for light, portable, battery-powered devices, including smartphones, laptops, tablets, computers, as well as embedded systems. ठीक है, तो ये ARM के अगर आजकल मार्केट में पाकिस्तान के में भी आप देखेंगे तो जो डेवलपमेंट हो रही है वो एम्बेडेड सिस्टम्स के हवाले से और जो डिवाइसेस वगैरह बन रही हैं, तो वो उसमें ARM को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस, ARM बेस्ड डिवाइसेस को बहुत प्रेफरेंस मिल रही है मार्केट में। तो ARM इज़ अ वेरी गुड आर्किटेक्चर टू लर्न। ये ARM के डिफरेंट आर्किटेक्चर यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये जो उन्होंने उसके ऊपर बेस करके आईसीज बनी है। जैसे एप्पल की ये देखें, यहाँ पर उन्होंने जो आईसी आपको आ रही नज़र, बल्कि आगे आपको एक और दिखाता हूँ कोई और जो थोड़ी सी और एडवांस हो। तो ये देखें
A15 देखते हैं। तो ये जो आईसी बनी हुई है A15 आपको एप्पल की आ रही नज़र, इसके अंदर आर्किटेक्चर जो है ये आर्म का होगा, लेकिन मैन्युफैक्चर जो है वो आर्म ने नहीं किया है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन को मैन्युफैक्चर करने वाले अलग होते हैं और आप उनसे लाइसेंस लेकर इनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्म इज़ अ वेरी पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए ख़ास तौर पर बहुत पॉपुलर है। MIPS आर्किटेक्चर वाज आल्सो वेरी फेमस, ये भी रिस्क बेस्ड था। जो 8086 था ये सिस्क है नॉर्मली प्रीडोमिनेटली, लेकिन ऑब्वियस इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिस्क की तरफ कोशिश कर रहे हैं, वो उसको भी छोटा करें, लेकिन इसका डिज़ाइन इज़ प्रीडोमिनेटली सिस्क। आर्म ऑन द अदर हैंड इज़ प्योर रिस्क आर्किटेक्चर एंड सो इज़ MIPS। MIPS भी जो है वो रिस्क आर्किटेक्चर का ही एक एग्जाम्पल है। तो MIPS आर्किटेक्चर जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर रहा, और स्पेशली एकेडेमिया में आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर आर्किटेक्चर कोर्सेज इन यूनिवर्सिटीज एंड टेक्निकल स्कूल्स ऑफन स्टडी MIPS आर्किटेक्चर। लेकिन मैं आपको अब इसको आगे फर्दर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अब ये जो है अगर आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इन मार्च 2021 MIPS announced that the development of its MIPS architecture had ended and as the company is making transition to RISC-V। तो ये भी अपने आर्किटेक्चर को छोड़कर अब RISC-V की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि RISC-V ने अपने आप को ओपन सोर्स कर दिया, यानी कि RISC-V आर्किटेक्चर इज़ फ्री टू यूज़। आप RISC-V आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करके अपनी चिप बना के मार्केट कर सकते हैं और आपको कोई इसकी लाइसेंस फ़ी आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो इसलिए MIPS भी जो है वो रिस्क के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, बहुत अच्छा और आसान आर्किटेक्चर है। तो अगर आगे एकेडेमिया में जाना हो और आगे काम करना हो, रिसर्च करनी हो, तो आई वुड चूज़ RISC-V आर्किटेक्चर। ये ओपन स्टैंडर्ड है, यानी कि इसके ऊपर कोई लाइसेंसिंग नहीं है, एंड बेस्ड ऑन रिस्क प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। अनलाइक most other IC designs, RISC-V is provided under open source license that do not require fees to use. A number of companies are offering to have announced their RISC-V hardware open source operating system with RISC-V supports are available and instruction set is supported in several popular software tool chains। तो आपको इसके सॉफ्टवेयर टूल चेन भी लोगों ने क्योंकि ओपन सोर्स हार्डवेयर हो गया है, तो उसके ऊपर लोगों ने बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया। आपको रिस्क बेस्ड कंट्रोलर्स भी मार्केट में मिल जाएंगे, आप सर्च करें, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे जितने आपको आर्म के मिलेंगे। तो RISC-V इज़ वेरी गुड फॉर आगे रिसर्च R&D के लिए, और आगे फर्दर फ्यूचर में इसका काम मैं देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में बहुत सारे हार्डवेयर आपको मार्केट में आ जाएगा जो कि RISC-V बेस्ड होगा। अब आपने देखा था कि अब मैंने आपसे आर्म के हवाले से तस्करा किया था कि आर्म जो है वो मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्चुअली आपके अंदर आप देखेंगे तो आपको आर्म कोर्टेक्स जो उसका जो मशहूर जो इसका आर्किटेक्चर वो आपको नज़र नहीं आएगा। आपको जो अंदर कोर आएगी नज़र, जो अगर आप आईसी खोल के देखेंगे तो आपको उसके अंदर इनमें से कोई जो आर्किटेक्चर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको आर्म कोर्टेक्स उसके अंदर एक कंट्रोलर नहीं होता। जो आपके अंदर जो मोबाइल फ़ोन्स है ना, वो जिस चीज़ का तरफ जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑन चिप। क्योंकि एक वहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस कंस्ट्रेंट होता है, पावर कंस्ट्रेंट होता है, आपकी जगह बहुत कम होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर, और आपके अंदर आपकी बैटरी लाइफ की कंस्ट्रेंट बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो आप एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे समझ लें कि माइक्रो कंट्रोलर की एक एडवांस फॉर्म समझ लें, क्योंकि पहले माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक CPU होता है, हमें मालूम है, और बाकी पेरिफेरल्स होते हैं। तो सिस्टम ऑन चिप आप समझ लें कि पूरी एक मदरबोर्ड को उठा के एक आईसी के अंदर डाल दें। आप पूरी अगर आप मदरबोर्ड को उठा के आईसी के अंदर डालते हैं तो आपकी सिस्टम ऑन चिप बन जाएगी। System on chip is an integrated circuit, also known as chip, that integrates all or most components of a computer or other electronic system. These components are almost always included. CPU होगा, memory होगा, IO ports होंगे, secondary storage होगी, even hard disk की representative आपके पास storage, ये तमाम की तमाम जो है storage से लेकर आपकी ग्राफिक GPU, आपके और भी इसके वाईफाई मॉड्यूल अभी हम देखेंगे आगे, आप और भी यहाँ पर दी हुई हैं, ये तमाम की तमाम एक आईसी के अंदर डाल दी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम जगह लेती हैं, इसमें पावर लॉसेस कम होते हैं, इसके एडवांटेजेस भी हम देखेंगे यहाँ पर लिखे होंगे। एंड SoC integrates a microcontroller, microprocessor, or perhaps several processor cores with peripherals like GPU, graphical processing unit, और graphic processing unit, Wi-Fi, आपकी सेलुलर नेटवर्क के जो मोडेम्स, और आपके और डिफरेंट प्रोसेसर्स जो हैं वो एक ही आईसी के अंदर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, Okay, more tightly integrated computer system designs improve performance and reduce power consumption as well as semiconductor die area। तो अगर आपने वही ICs को अगर आपने अलग अलग लगा के एक मदरबोर्ड पर डालने हैं तो वो जगह ज़्यादा लेंगे। हम सब चीज़ों को आप एक ही डाई के अंदर डाल देंगे तो आपके अंदर उसमें जो स्पेस है वो भी कम हो जाएगी, पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी, और परफॉर्मेंस इसमें बेहतर हो जाती है। कि तो SoCs are very common in the mobile computing, smartphones, tablets, and
other devices as well. Internet of IoT की में भी SoCs बहुत कॉमन है. इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू. राइट, ये देखें आपके, बल्कि ये अगर आप देखें, अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन के अंदर आप खोल के देखेंगे तो आपको कॉलकॉम को मैंने खोल के लिखा हुआ दिखा. तो ये वाली आईसी आपको आई के अंदर दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ SoC. तो ये आपके अंदर बहुत से मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ये आपको SoC है. दिस इज इसके अंदर आर्म का जो प्रोसेसर है वो इसके अंदर मौजूद होगा. इट विल बी वन ऑफ द प्रोसेसर्स इनसाइड दिस SoC. इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोसेसर्स होंगे जैसे हम देख चुके हैं. जिसके अंदर यहाँ बताया हुआ CPU है, इसके अंदर GPU है, इसके अंदर वायरलेस मोडेम है, इसके अंदर DSP है, इसके अंदर GPS सिस्टम है वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं. ये हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हो गया है. अगली दफ़ा इंशाल्लाह कुछ, अगर इसमें से कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई हैं वो मैं मुकम्मल करूँगा, और फिर हम थोड़ी सी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए कुछ सिमुलेशंस करेंगे इंशाल्लाह. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.